नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है। खबर का हर चैप्टर विस्तार से खोलते हैं ताकि आप उस खबर के मास्टर होके निकले, कोई आपको घुमा ना पाए। इस देश में घुमाने वाले बहुत बैठे हैं। ये न्यूज का इकलौता फैमिली शो है क्योंकि खबर उस अंदाज में है जहां कहीं नहीं, और उस अंदाज में है जो आपको भी समझ में आएगी, आपके पूरे परिवार को समझ में आएगी। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। सबसे पहले आपको बताऊं पाठशाला में आज आपके लिए क्या क्या लेकर आया हूं जो देश में कोई नहीं कर पाया। यूपी में योगी ने किया और कैसे किया, आज इसका चैप्टर आपके सामने रखूंगा। आज कांग्रेस ने पीएम मोदी को कैसे सही साबित किया, यह भी बताऊंगा। अगला चैप्टर होगा ट्विटर को क्या चीन ने खरीद लिया है, क्योंकि आप तो सुन रहे थे एलन मस्क खरीद रहे हैं, यह चीन ने ट्विटर को खरीदा या नहीं, इसके बारे में बताऊंगा। और हिंदी फिल्मों से करोड़ों कमाने वाले हिंदी के दुश्मन कैसे हैं, इसका चैप्टर भी खोलूंगा। और हां, आपको वो तस्वीर भी दिखाऊंगा जो इसमें आप पूछेंगे कि कहां इंसानों को पिंजड़े में कैद कर दिया गया है। जबरदस्त तस्वीर है, पिंजड़े में रखा जा रहा है इंसानों को। कहां, यह आपको बताऊंगा पाठशाला में आज। लेकिन शुरू करते हैं आज की पाठशाला। और सबसे पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो काम जो देश में कोई और मुख्यमंत्री नहीं कर पाया। महाराष्ट्र की आबादी कितनी है आपको पता है? महाराष्ट्र की आबादी है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। वो आबादी, और महाराष्ट्र की चर्चा क्यों कर रहा हूं अभी आपको बताऊंगा। महाराष्ट्र की आबादी जो है वो बैठती है करीब 12 करोड़। और यूपी की आबादी कितनी है, उत्तर प्रदेश की, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने क्या किया है। 22 करोड़ से ज्यादा की आबादी है उत्तर प्रदेश की, यानी 10 करोड़ ज्यादा उस महाराष्ट्र से जिस महाराष्ट्र में अजान और हनुमान चालीसा पर हंगामा चल रहा है। जिस तरह से वहां अब भी यह विवाद चल रहा है, उस तरह से यूपी में कहीं कुछ नहीं हुआ। 10 करोड़ से ज्यादा आबादी है महाराष्ट्र से कंपैरिजन कीजिएगा तो। देश के अलग अलग हिस्सों से भी कंपैरिजन कीजिएगा तो यूपी की आबादी सबसे कहीं ज्यादा निकलेगी। लेकिन मध्य प्रदेश में हंगामा हो गया किसी विवाद को लेकर, राजस्थान में हो गया, महाराष्ट्र में चल ही रहा है, लेकिन यूपी में लाउडस्पीकर की तेज आवाज पर सीएम योगी आदित्यनाथ का साइलेंट बुलडोजर चल रहा है। साइलेंट, ये वो साइलेंट बुलडोजर है जिसके सामने धार्मिक स्थल कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, आवाज नीचे, वो हिसाब चलता है। आवाज कम ही रहती है इस साइलेंट लाउडस्पीकर के सामने, साइलेंट बुलडोजर के सामने, माफ कीजिएगा। लाउडस्पीकर विवाद को अलग अलग सरकारें अपने तरीके से हैंडल कर रही हैं, और कैसा कर रही हैं आप देख रहे हैं। बवाल मचा हुआ है। लाउडस्पीकर से शोर का विवाद महाराष्ट्र से शुरू हुआ और बाकी राज्यों में फैला। कहीं हनुमान चालीसा सामने बजानी पड़ रही है, उसको हंगामा है। कहीं हनुमान चालीसा पढ़ने पर गिरफ्तारी हो जा रही है, उसके पढ़ने की बात कहने पर गिरफ्तारी हो जा रही है। कहीं तो पत्थर चल जा रहे हैं। अब महाराष्ट्र की सरकार कह रही है कि केंद्र सरकार इस पर कानून बनाए और सभी राज्य उसका पालन करें। यानी महाराष्ट्र सरकार ने अपनी जिम्मेदारी उठाई, और यह इस देश में नया प्रचलन है 2014 के बाद, सब नरेंद्र मोदी पर डाल दो। राजस्थान में हिंसा हो जाए तो अशोक गहलोत आए कहें कि नरेंद्र मोदी कहें तो लोग शांत हो जाएंगे। अरे आप क्या कर रहे हो? महाराष्ट्र में कह रहे हैं कि केंद्र कानून बनाए, तो राज्य किस लिए है? दूसरी तरफ लाउडस्पीकर विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश ने जो मॉडल पेश किया, उसे बाकी राज्यों को भी सीख लेनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी जी आप सरकार, आप जो है केंद्र सरकार में है, आप कानून बना दीजिए। नहीं, हमको लोगों ने चुना है, हम तय करेंगे कि कैसे इसको संभालना है। अगर सब केंद्र से ही करवाना है तो फिर मुख्यमंत्री क्यों चुने जाते हैं? राज्य की सरकारें किस लिए? यूपी में योगी मॉडल कैसे काम कर रहा है, इसकी तस्वीरें देखिए। मुजफ्फरनगर में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतारे जा रहे हैं। पुलिस की अपील के बाद अतिरिक्त लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं। मंदिर और मस्जिद दोनों जगह से लाउडस्पीकर हटाए गए। किसी धर्म की विशेष की बात नहीं है। यह तस्वीर देखिए, उत्तर प्रदेश में मस्जिदों से भी लाउडस्पीकर हट रहा है और मंदिर से भी हट रहा है।
आवाज हर जगह नीचे कर दी गई है, किसी को तकलीफ ना हो। और इस पर कोई हंगामा नहीं हो रहा, कहीं पत्थर नहीं चल रहे, कहीं तमाशा नहीं है, कहीं तलवार नहीं है, कहीं बोतल नहीं फेंकी जा रही, कहीं पेट्रोल बम नहीं चल रहा। योगी मॉडल एकदम हिट दिख रहा बॉस। ऐसी ही तस्वीर जौनपुर में भी देखने को मिली, वहां भी मंदिर और मस्जिद से अतिरिक्त लाउडस्पीकर हटा दिए गए। एक्स्ट्रा लाउडस्पीकर हटाओ, चार किस लिए लगाए भाई, हटाओ, ये मस्जिद पर से हट रही है लाउडस्पीकर। कोई हंगामा नहीं, लाउडस्पीकर हट रहा है और लोग जो लाउडस्पीकर लगा के चिल्लाते हैं मेरे ऊपर हमला हो गया, मेरे धर्म पर, कोई किसी का लाउडस्पीकर चल ही नहीं रहा, आवाज नीचे। सीतापुर में मंदिरों में लगे लाउडस्पीकर हटाए गए। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने मंदिर के पुजारियों को भरोसे में लिया, बातचीत की, तरीका निकाला, कहीं कोई हंगामा नहीं। यह है इस देश में वो उत्तर प्रदेश जिसकी कानून व्यवस्था पर कभी चर्चाएं होती थी कि कोई कानून व्यवस्था है या नहीं। आज उत्तर प्रदेश में यह हाल है, एक जगह हंगामा नहीं है, सब चल रहा है। गजब का मॉडल पेश किया हुआ है योगी आदित्यनाथ। लखनऊ में मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे को नोटिस दिया गया कि लाउडस्पीकर की आवाज कम कीजिए, जितना बता रहे हैं उतने में रखिए। तो कोई कह नहीं सकता, वो वैसी ही कैसे कहेंगे कि मुस्लिम टारगेट हो रहा है, जब मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सब पे चल बात हो रही है। कानून सबके लिए है, किसी का अपीजमेंट भी नहीं हो रहा कि भाई तुम अल्पसंख्यक हो तो तुम कर लो। महाराष्ट्र जैसा हाल भी नहीं है कि धार्मिक सौहार्द के नाम पर कोई कह दे कि मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में कोई भजन नहीं बजेगा, अजान के वक्त 15 मिनट तक कोई भजन नहीं बजेगा, हनुमान चालीसा नहीं बजेगी। ये सब नहीं चल रहा यूपी में, नियम चलता है बॉस वहां। मुख्यमंत्री योगी के गृह जिले गोरखपुर में भी नियमों का पालन किया जा रहा है। सीएम योगी के निर्देश के बाद मस्जिदों से लाउडस्पीकर की आवाज कम कर दी गई। मंदिरों में भी लाउडस्पीकर का वॉल्यूम नियमों के दायरे के अंदर ही है। सबसे पहले गोरखनाथ पीठ के लाउडस्पीकर की आवाज कम कर दी गई। गोरखनाथ पीठ जहां से योगी आदित्यनाथ आते हैं, लीडिंग बाय एग्जाम्पल इसको कहते हैं कि खुद उस पीठ ने आवाज लाउडस्पीकर की कम कर दी कि किसी को परेशानी ना हो। तो कोई कैसे पलट के बोलेगा कि योगी जी आप कैसे ऐसा कर दिए, जब खुद ही वहां योग पीठ में हो रहा है। और योगी मॉडल का असर देखिए, असर यह है योगी मॉडल का, जिस उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, वहां आजकल योगी मॉडल चलता है। और ये योगी मॉडल देश भर में लोगों को फॉलो कर लेना चाहिए ऐसा लग रहा है, क्योंकि कई जगहों पे तो मुख्यमंत्रियों से हो नहीं पा रहा, संभल नहीं रहा है। 18,000 लाउडस्पीकर की आवाज कम हुई है। 18,000 लाउडस्पीकर जिनकी आवाज कम कर दी गई है। लेकिन आपने कहीं से आवाज सुनी कि भाई ये कैसे कर रहे हो, ये हम पर अत्याचार? कुछ नहीं। यूपी में आवाज लाउडस्पीकर की भी कम और लाउडस्पीकर बन के तमाशा करने वालों की भी कम। कई शहरों में मंदिर, मस्जिद से एक्स्ट्रा लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं। 125 से ज्यादा ऐसे लाउडस्पीकर हटाए गए जो बिना इजाजत के चल रहे थे। अभी आपको तस्वीर दिखाई ना। और ये कौन सा उत्तर प्रदेश आपको पता है? ये उत्तर प्रदेश वो उत्तर प्रदेश है जो बड़ा धर्म के नाम पर सेंसिटिव हैं लोग यहां पर। लेकिन योगी मॉडल आप 2017 से अगर 2020 के बीच में देखेंगे, जो योगी मॉडल है, वो योगी मॉडल क्या कहता है कि यूपी में दंगों के मामले 25% कम हुए, 25% घट गए दंगे। जबकि देश भर में कितने घटे हैं? भारत के लिए, देश के लिए आंकड़ा है कि देश में 10% दंगे कम हुए, जबकि उत्तर प्रदेश में 25% कम हो गए, नेशनल एवरेज से ज्यादा। यह है योगी मॉडल जिसका असर दिख रहा है। लाउडस्पीकर को लेकर सीएम योगी का साफ निर्देश है, कोई दाहिने बाएं की बात नहीं, सीधा कि धार्मिक स्थलों से अवैध लाउडस्पीकर हटाए जाएं। अवैध वाले लाउडस्पीकर बजाने के लिए पहले इजाजत लेनी होगी। मर्जी से टांग दिया चलेगा नहीं, टांगोगे तुमको टांग देंगे कानूनी हिसाब से। लाउडस्पीकर की आवाज तेज नहीं होनी चाहिए। लाउडस्पीकर की आवाज परिसर से बाहर नहीं आनी चाहिए। आवाज से बाकी लोगों को असुविधा नहीं होनी चाहिए। नई जगहों पर लाउडस्पीकर लगाने की इजाजत नहीं है। पुराना लगाए हो, नियम के हिसाब से लगाए हो तो चल जाएगा, और चलेगा इस हिसाब से कि दूसरे को चलना चाहिए, उसको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यह है योगी मॉडल। अहम बात यह है कि यह आदेश हर धर्म समुदाय के लिए क्लियर है।
इन निर्देशों को लागू करने में मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा देखा ही नहीं क्या? यूपी में कैसे लाउडस्पीकर विवाद को हावी नहीं होने दिया गया, उसका उदाहरण आप गौतम बुद्ध नगर जिले के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने धार्मिक स्थल और मैरिज होम में बजने वाले लाउडस्पीकर और डीजे के संबंध में जरूरी निर्देश जारी कर दिए। और वो निर्देश क्या कहते हैं कि 621 मंदिरों में से 602 मंदिरों को नोटिस दिया गया, 268 मस्जिद में से 265 को नोटिस दिया गया, 16 अन्य धार्मिक स्थलों को नोटिस दिया गया, 217 बारात घर को भी नोटिस चला गया। यह मत सोचिएगा कि सिर्फ भजन कीर्तन और अजान से लोगों को दिक्कत होती थी इसलिए उस पर कार्रवाई हुई। वो जो लोग रात में डीजे बजा के नाचते हैं कि अरे भैया थोड़ा एक गाना और बजा दो, और दूसरा जो है वो सोच रहा होता है कि कब ये बंद हो और मैं सोऊं, सबको नोटिस, बारात घर को भी नोटिस। 182 में से 175 डीजे संचालकों को नोटिस दिया गया। सभी को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का हवाला देते हुए निर्देशों का पालन करने के लिए कह दिया गया है कि मानो और यह मानना होगा। नोटिस में यह भी साफ साफ कह दिया गया है कि निर्देशों का पालन नहीं होगा तो फिर कार्रवाई होगी। समझ लो, साइलेंट बुलडोजर चलेगा। लेकिन यह सब सुनने में आपको लग सकता है, लेकिन यह काम आसान नहीं। भाई यूपी सेंसिटिव राज्य रहा है ना, लोगों की अपनी भावनाएं हैं और इतनी बड़ी आबादी है, कंट्रोल करना आसान थोड़ी है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में जमीन पर पूरा होमवर्क किया गया। कैसे, देखिए, शांति बनाए रखने के लिए 37,344 धर्म गुरुओं से बात की गई। 37,000 से ज्यादा धर्म गुरुओं से लोगों को भेजा गया, पुलिस को भेजा गया, अपने प्रतिनिधि भेजे गए कि इन सबसे बात कीजिए, क्योंकि लोग अल्टीमेटली अपने धर्म गुरुओं की सुनते, तो इनको बोलिए कि समझाओ, नहीं तो फिर दिक्कत होगी अगर नियम नहीं मानोगे। तो होमवर्क हुआ। यूपी पुलिस के बड़े अधिकारियों ने अपने क्षेत्र में डेरा डाल रखा है। संवेदनशील इलाकों में यूपी पुलिस ने निगरानी बढ़ा दी है। साफ निर्देश दिया गया है कि बिना इजाजत ना जुलूस निकलेगा ना शोभा यात्रा निकलेगी। शोभा यात्रा या जुलूस निकालने वालों को शपथ पत्र देने को कहा गया है कि हंगामा अगर होगा तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तो पत्थर चलेगा तो जिम्मेदारी तुम्हारी, पत्थर खाओगे तो भी जिम्मेदारी तुम्हारी कि कैसे उधर से चल गया। थाना प्रभारियों से धार्मिक स्थलों पर लगे अवैध लाउडस्पीकर हटाने के संबंध में रिपोर्ट मांगी गई है। पुलिस को 30 अप्रैल तक रिपोर्ट जमा करनी होगी। एकदम कस दिए हैं, टाइट, सब रिपोर्ट दो। समय सीमा में रिपोर्ट नहीं देने पर भी कार्रवाई हो जाएगी पुलिस वाले पर। सब एकदम टाइट है। अब उसको पता है कि मेरे पे चल जाएगी, कार्रवाई हो जाएगी, तो वो खुद चढ़ चढ़ के सबसे उतरवा रहा है, उतारो, ये तुम गलत लगाए हुए। ये होता है कानून का राज जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है, योगी राज में चल रहा है। पुलिस अधिकारियों को रमजान की तैयारियां ग्राउंड लेवल पर देखने को कही गई हैं। ईद के दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाएगी, इसलिए यह ध्यान रखने को कहा गया है कि इसे लेकर भड़काऊ बयानबाजी ना हो। कोई ऐसा करेगा तो सख्त कार्रवाई। मतलब पहले से पढ़ाई लास्ट मिनट में नहीं, और पढ़ाई में फेल होने के बाद टीचर पे नहीं डालना है कि सर आपने कुछ नहीं किया, केंद्र सरकार पे नहीं डालना है। पहले से होमवर्क करो। ईद के दिन क्या करना है, नहीं, ईद के पहले करो, परशुराम जयंती के पहले करो। यूपी में कई धार्मिक स्थलों ने खुद ही पहल कर लाउडस्पीकर की आवाज को कम कर दिया। यह है योगी का असर, खुद लोग कम कर रहे हैं। मथुरा का उदाहरण देख लीजिए। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर प्रशासन ने अच्छी पहल की। मंदिर पर लगे लाउडस्पीकर का वॉल्यूम खुद ही कम कर दिया। मंदिर के शिखर पर लगे लाउडस्पीकर से रोज सुबह भगवान की आरती और स्तुति बजाई जाती। श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर से सटे ईदगाह में शुक्रवार की नमाज बिना लाउडस्पीकर के हुई। वहां भी ईदगाह प्रशासन ने मस्जिद के टॉप पर लगे 4 लाउडस्पीकर में से 3 लाउडस्पीकर खुद ही हटा दिए। यह चल रहा है योगी राज। मंदिर हो, मस्जिद हो, पब्लिक को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह यहां खुद उन लोगों को समझ में आ जा रही है जिनको दूसरे राज्यों में समझ में नहीं आ रही। वहां धमका रहे हैं लोग, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, फलाना फलाना। यूपी में यह सब छेड़ोगे छोड़ोगे नहीं, छेड़ोगे छोड़ोगे नहीं, यह वहां सिर्फ कानून का राज चलता है। लाउडस्पीकर पर योगी सरकार ने कोई विवाद ही नहीं होने दिया और सबकी आवाज नीचे कर दी। इसी तरह से रामनवमी और हनुमान जयंती पर देश में कई जगह पत्थर चले, यूपी में एक पत्थर नहीं चला। और इस पर सीएम योगी ने क्या कहा था, एक बार सुन लीजिए।
अभी परसों रामनवमी की तिथि थी। 25 करोड़ की आबादी यूपी में रहती है। 800 स्थानों पे रामनवमी के शोभा यात्रा थी, जुलूस भी थे, और साथ साथ इस समय रमजान का महीना चल रहा है, रोजा अफ्तार के भी कार्यक्रम रहे होंगे। कहीं भी कोई तू मैं नहीं हुई। दंगे फसाद की बात तो दूर है, ये उत्तर प्रदेश की विकास की नई सोच को प्रदर्शित कर रहा है कि अब दंगा फसाद के लिए कोई जगह नहीं, अराजकता के लिए, गुंडागिर्दी के लिए, अफवाह के लिए कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश ने रामनवमी के अवसर पर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जयंती के अवसर पर यह साबित किया। तो ये है वो योगी मॉडल। देश भर में लोग सोच ही रहे हैं कैसे करना है, क्या करना है, संभाले चीजें नहीं संभल रही। योगी ने वो यूपी बना रखा है कि वहां संभालने की जरूरत पड़े ही नहीं, ये पहले से तैयारी चल रही है। चलते अब अगली क्लास में, पाठशाला में अब पॉलिटिकल साइंस की क्लास, और इसमें कांग्रेस और गांधी परिवार का चैप्टर, जिनका सीधा फंडा ये है कि पार्टी में उनकी पावर कम नहीं होनी चाहिए, भले ही पार्टी का परफॉर्मेंस कुछ भी हो जाए। इलेक्शन मैनेजर प्रशांत किशोर के कांग्रेस ज्वाइन करने पर सस्पेंस खत्म हो गया। उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करने से मना कर दिया है, लेकिन क्यों मना किया, इसकी सीधी वजह यह है कि जो प्रशांत किशोर चाहते थे वो कांग्रेस को मंजूर नहीं था। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को 2 विकल्प सुझाए थे। पहला विकल्प यह दिया था कि कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी ही रहे, लेकिन यूपीए का चेयरपर्सन किसी पूर्व कांग्रेसी को बना दिया जाए। गैर कांग्रेसी नहीं, पूर्व कांग्रेसी। प्रशांत किशोर भी खिलाड़ी आदमी है, यह टर्म लगा दिया था, यानी शरद पवार या ममता बनर्जी, इनमें से किसी एक को, बाकी लोग तो क्वालिफाई नहीं कर रहे। दूसरा विकल्प यह दिया था कि यूपीए की अध्यक्षा सोनिया गांधी रहें, लेकिन कांग्रेस का अध्यक्ष किसी नॉन गांधी को बना दिया जाए, यानी गांधी परिवार से बाहर का कोई नेता अध्यक्ष बन जाए। अब गांधी परिवार के बाहर का कोई नेता अध्यक्ष बन जाए, यह बात गांधी परिवार को कैसे स्वीकार्य होगी? क्योंकि अगर गांधी परिवार के बाहर का कोई अध्यक्ष बन सकता तो राहुल गांधी के पद को छोड़ने के बाद सोनिया गांधी बीमार होने के बावजूद 1 साल से ज्यादा वक्त से कार्यकारी अध्यक्ष का पद ना संभाल रही होती, किसी को बना दिया होता। अब मैं आपको दिखाता हूं कि मामला फंसा कहां, जरा उसको देखिए, और फिर समझाऊंगा कि कहां क्या रणनीति चली, उसको भी समझिएगा। कांग्रेस प्रशांत किशोर के प्रस्तावों को खारिज करने का मन पहले ही बना चुकी है। अब आप कहेंगे ये कैसे पहले बना रही, पहले कांग्रेस ने सोच लिया था कि प्रशांत किशोर का प्रेजेंटेशन लेना ही नहीं है, इनको रखना ही नहीं है, तो फिर प्रेजेंटेशन सुन क्यों रहे थे? आऊंगा इसमें, लेकिन संकेत क्या है आप देखिए कि पहले से कैसे मन बना हुआ था। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये आपको बताया था कि यहां अगर आप देखेंगे, जरा जूम करके दिखाइए इसको, कि यहां पर ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ना खाली, ये कहा था इन्होंने कि भाई अर्स्टवाइल आईएनसी लीडर, कोई पूर्व कांग्रेसी को बनाइए और अध्यक्ष सोनिया गांधी को रहने दीजिए। ये इनको पसंद नहीं आया। कैसे? यहां तो मेरी फोटो होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा चलिए ठीक है, यहां आपकी फोटो लगा दी नीचे वाले में ऑल्टरनेटिव में, यहां किसी और को बना दीजिए नॉन गांधी को। तो इनको यह भी पसंद नहीं आया कि यहां मेरे बेटे की फोटो कैसे नहीं होगी, मेरा बेटा क्या करेगा फिर? तो बोला उनको तो बनाया लीडर ऑफ संसदीय बोर्ड। अच्छा, राहुल गांधी पैदा हुए हैं इतने दिन से पॉलिटिक्स में संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनने के लिए, ये कोई और बनेगा? जाओ। प्रशांत किशोर के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए सोनिया गांधी ने जो 8 सदस्यीय कमेटी बनाई थी, उस कमेटी में कौन लोग थे और उनके क्या ऐतराज था, उनको क्या परेशानी थी, वो भी जानिए। उस कमेटी ने अगले साल तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक और तेलंगाना में सत्ताधारी दल टीआरएस के बीच चुनावी समझौते पर आपत्ति जताई, जबकि प्रशांत किशोर ये सफाई देते रहे कि वो अब आईपैक से सीधे तौर पे नहीं जुड़े हैं। भाई, हमको तुम्हारा काम करना है, आईपैक कुछ और कर रहा है। कांग्रेस में वो किसी पद की उम्मीद किए बिना शामिल होना चाहते थे, लेकिन ये लोग मुद्दा बना रहे थे। कमेटी कह रही थी कि प्रशांत किशोर पश्चिम बंगाल, बिहार, तेलंगाना में कांग्रेस के विरोधियों का सहयोग कर रहे हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर के साथ कैसे काम किया जा सकता है? मतलब पहले मन बनाए हुए थे कि इनके साथ जाना ही नहीं है।
तेलंगाना में कांग्रेस के इंचार्ज मणिकम टैगोर ने 2 दिन पहले एक ट्वीट किया और लिखा कि ऐसे किसी भी व्यक्ति पर कभी भरोसा मत करिए जो आपके दुश्मन का दोस्त हो। यह उन्होंने ट्वीट किया, नेवर ट्रस्ट समवन हु इज फ्रेंड विथ योर एनिमी। सोनिया गांधी ने प्रशांत किशोर के प्रस्तावों पर चर्चा के लिए 8 सदस्यीय कमेटी बनाई। उस 8 सदस्यीय कमेटी में कौन कौन नेता थे आपको पता है? एक तो प्रियंका वाड्रा थी, तो वो तो गांधी परिवार की हो गई। बाकी थे पी चिदम्बरम, अंबिका सोनी, दिग्विजय सिंह हो गए, जयराम रमेश, मुकुल वासनिक, केसी वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला। ये सब लोग गांधी परिवार के वही करीबी लोग। सीधी बात है, गांधी परिवार और उनके दरबार के लोग ये नहीं चाहते थे कि प्रशांत किशोर जैसे किसी बाहरी व्यक्ति की कांग्रेस में एंट्री हो और वो व्यक्ति कांग्रेस को अपने हिसाब से चलाए। फिर आप कहेंगे जब एंट्री ही नहीं होने देनी थी तो प्रेजेंटेशन क्यों लिया? बताऊंगा। प्रशांत किशोर के प्रेजेंटेशन और मीटिंग्स के बाद कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि फॉलोइंग अ प्रेजेंटेशन एंड डिस्कशंस विद श्री प्रशांत किशोर, Congress President has constituted a empowered action group 2024 and invited him to join the party as part of the group with defined responsibility. उस ग्रुप का अध्यक्ष नहीं बनाया, बोला इसमें आ जाओ, शामिल हो जाओ। He declined. प्रशांत किशोर ने मना कर दिया। We appreciate his efforts and suggestion given to party. मतलब हमको अच्छा लगा तुमने सलाह दी, जाओ। लेकिन सवाल यह कि जब प्रशांत किशोर की बात ही नहीं माननी थी, कांग्रेस में लेना नहीं था, तो प्रशांत किशोर से बार बार बात क्यों हो रही थी भाई? क्योंकि प्रशांत किशोर को कांग्रेस नेतृत्व ने 2 बार मीटिंग के लिए बुलाया। कांग्रेस के लिए प्रशांत किशोर ने डिटेल्ड प्रेजेंटेशन तैयार की। कांग्रेस के रिवाइवल के लिए 85 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की। कांग्रेस को प्रशांत किशोर ने 600 स्लाइड्स का प्रेजेंटेशन दिया। प्रशांत किशोर के प्रस्तावों पर विचार के लिए कमेटी भी बनाई गई। प्रशांत किशोर के प्रेजेंटेशन पर 5-5 मीटिंग हुई। मतलब यही हुआ ना कि कांग्रेस सिर्फ यह दिखाना चाहती थी कि वो बदलाव के लिए किसी के भी प्रस्ताव पर विचार करने के लिए सीरियस है, क्योंकि कांग्रेस पर आरोप यह लग रहा है कि ये लोग कुछ करना ही नहीं चाहते, ये लोग बदलाव ही नहीं चाहते। एक वो G23 का प्रेशर चल रहा है, बाहर थू-थू हो रही है, तो एक काम करो, एक आदमी को बुला के उससे प्रेजेंटेशन ले लो। कम से कम बाहर ये दिखेगा तो कि हम लोग सीरियस हैं, कुछ कर रहे हैं। तब तक थोड़ा और वक्त मिलेगा अध्यक्ष चुनने के लिए। पीके ने 2024 के लिए कांग्रेस को 3 फॉर्मूले दिए। फॉर्मूला नंबर 1 में कहा गया कि पार्टी अकेले चुनाव लड़े, इसमें जीत की संभावना बहुत कम बताई, लेकिन भविष्य में जीत की संभावना है, ये बोल दिया। फॉर्मूला नंबर 2 दिया पीके ने कि जरूरत के हिसाब से गठबंधन कर लीजिए, इसमें भी जीत की संभावना बहुत ज्यादा नहीं है और भविष्य भी बहुत अधर में रहेगा। लेकिन फॉर्मूला नंबर 3 दिया कि पार्टी रणनीतिक साझेदारी करे, इसमें जीत की संभावना भी ज्यादा है और भविष्य में इफेक्ट भी ज्यादा मिलेगा। अच्छा, उन्होंने कांग्रेस को एक और प्लान दिया, इसमें कहा कि पार्टी 17 राज्यों की 358 सीट पर अकेले लड़े, 5 राज्य की 168 सीट पर रणनीतिक गठबंधन करे। और किससे किससे करे? महाराष्ट्र में एनसीपी से कर ले, शरद पवार की पार्टी से, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस से कर ले, ममता बनर्जी की पार्टी से, आंध्र प्रदेश में वाईएसआर से कर ले, तमिलनाडु में डीएमके से कर ले, जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट की 17 सीटों पर लोकल पार्टियों से गठबंधन कर ले। लेकिन प्रशांत किशोर के सारे प्लान कांग्रेस ने फेल कर दिए, क्योंकि पूरी बातचीत आखिर में इसी बात पर अटक गई कि कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा कौन। वो फिल्म का डायलॉग नहीं है, कुर्बानी देगा कौन? तू देगा कुर्बानी। तो कुर्बानी हमेशा कांग्रेस में दूसरों को देनी होती है, उन्हें अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ता है। कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा, यूपीए का अध्यक्ष किसे बनना चाहिए, यह रॉकेट साइंस है ही नहीं। ये तो नर्सरी के बच्चे को भी एडमिशन में टेस्ट के वक्त दे दीजिएगा तो वो भी लिख देगा कि कांग्रेस अध्यक्ष गांधी परिवार का बनेगा, यूपीए अध्यक्ष गांधी परिवार का बनेगा, और नर्सरी का बच्चा लिख देगा भाई। असल में कांग्रेस ने पीएम मोदी की बात को सही साबित कर दिया, क्योंकि पीएम मोदी लगातार ये कह रहे हैं कि देश में कई दल ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ परिवार के लिए काम कर रहे हैं। एक बार पीएम का वो पुराना बयान सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। कि अभी भी देश में
दो तरह की राजनीति चल रही है। एक राजनीति है परिवार भक्ति की और दूसरी है राष्ट्र भक्ति की। केंद्रीय स्तर पर अलग अलग राज्यों में हमारे यहां कुछ राजनीतिक दल है जो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने परिवार के हितों के लिए काम करते हैं। परिवारवादी सरकारों में परिवार के सदस्यों का स्थानीय निकाय से लेकर संसद तक में दबदबा रहता है। ये लोग भले ही अलग अलग राज्यों में हो, लेकिन परिवारवाद के तार से जुड़े रहते हैं। एक दूसरे के भ्रष्टाचार को ढककर रखते हैं। बीते दशकों में इस वजह से देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इन परिवारवादी पार्टियों ने देश के युवाओं को भी कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। उनके साथ हमेशा विश्वासघात किया है और आज हमें गर्व होना चाहिए कि आज भाजपा ही इकलौती पार्टी है जो इस चुनौती से देश को सजग कर रही है, सतर्क कर रही है। परिवारवाद की बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे वो ऐसे ही नहीं कर रहे। पीके के साथ भी मसला उसी परिवारवाद की वजह से आकर फंस गया। और आप देखिए 1980 में बीजेपी का गठन हुआ था, तब से कांग्रेस के कितने अध्यक्ष रहे और बीजेपी के कितने अध्यक्ष रहे वो भी आपको बता देता। 1980 से अगर आप गौर करेंगे तब से लेकर आज तक में बीजेपी और कांग्रेस का फर्क देखिए। 1980 में बीजेपी बनी, उसके बाद से कितने साल हो गए? अब 42 साल हो गए। 1980 से 2022 में हम आ गए, 42 साल। बीजेपी के कितने अध्यक्ष बने? 11 नेता अध्यक्ष बने, इसमें से कोई रिपीट भी हो सकता है। बीजेपी के लिए 11 हो गए। कांग्रेस पार्टी के लिए कितने हुए? 6 नेता। अब आप कहेंगे इसमें तो 11 है, इसमें 6 है, 5 का ही तो फर्क है। लेकिन इस 6 में 4 नेता गांधी परिवार के। मतलब 42 साल में कांग्रेस ने 6 नेताओं को अध्यक्ष के तौर पे देखा 42 साल में। उसमें से भी 4 जो हैं वो गांधी परिवार से थे, मात्र 2 बाहर के थे। इंदिरा, राजीव, सोनिया, राहुल, चारों प्रेसिडेंट रहे। 42 साल में अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस का इतिहास देखिए। अगर कांग्रेस के लिए आप देखेंगे 1980 से लेकर 1984 तक इंदिरा गांधी रही, अध्यक्ष रही। और उसके पहले भी इंदिरा गांधी थी, लेकिन बीजेपी से कंपैरिजन चल रहा है 2 राष्ट्रीय पार्टियों का, तो 1980 का बता रहा हूं। फिर 1985 से 1991 तक राजीव गांधी रहे, दोनों आखिरी सांस तक अध्यक्ष थे। उसके बाद 1992 से 1996 तक 1996 पीवी नरसिम्हा राव रहे, ये अध्यक्ष रहे। 1996 से 1998 तक सीताराम केसरी रहे, सीताराम केसरी, ये अध्यक्ष रहे। और इनको अध्यक्ष पद से जो हटाया गया वो अपने आप में कहानी है कि कैसे इनको हटाया गया था, वो आपको अलग से किसी दिन बताऊंगा कि किसी को अध्यक्ष पद से इतना बेइज्जत करके भी हटाया जा सकता है। खैर, 1998 से 2017 तक सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी रही अध्यक्ष। सोनिया गांधी। 2017 से 2019 तक राहुल बाबा आ गए, राहुल जी। और फिर 2019 से लेकर 2019 से अब तक कौन है बताने की जरूरत नहीं है, सोनिया गांधी।
ये है कांग्रेस पार्टी का वो इतिहास जिसमें आपको खाली इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी यही नजर आएंगे। इसीलिए इन लोगों से ये पद, ये कुर्सी छूटती नहीं। प्रशांत किशोर दुनिया भर की बातें समझा कर आ जाएं, लेकिन कैसे छोड़ देंगे भाई अध्यक्ष पद? 42 साल से नहीं छोड़ पा रहे हैं, अब कैसे छोड़ देंगे? इलेक्शन मैनेजमेंट से पहले प्रशांत किशोर, उनके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए कि ये प्रशांत किशोर कौन है। ये यूएन की एजेंसी यूनिसेफ के लिए काम करते थे। 2011 में वो गुजरात में नरेंद्र मोदी की टीम में सलाहकार के तौर पर जुड़े। फिर 2012 के गुजरात चुनाव और 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कैंपेन के रणनीतिकार बने। लेकिन प्रशांत किशोर उस रणनीति का हिस्सा थे, पर वो नरेंद्र मोदी को स्टैब्लिश नहीं कर रहे थे। नरेंद्र मोदी की हालत राहुल गांधी जैसी नहीं थी कि उनको स्टैब्लिश करना पड़े, लोगों को बताना पड़े कि ये आदमी कर सकता है। वो ऑलरेडी गुजरात के चीफ मिनिस्टर के तौर पे अवार्ड जीत रहे थे। चर्चा थी, माहौल बना हुआ था, कांग्रेस को हटाना है, इतना भ्रष्टाचार चल रहा था, अन्ना हजारे का कैंपेन चल रहा था, वो सब कुछ चल रहा था, वो दौर वैसा था। इन्होंने थोड़ी बहुत जो अपनी भूमिका निभाई और माहौल ऐसा बनाया जैसे इन्होंने ही नरेंद्र मोदी को जिता दिया, जबकि कहानी उल्टी है। उस जीत के बाद इनका करियर बन गया। लोगों को लगा कि अच्छा ये भी कोई एक चीज होती है, इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट। हालांकि बीजेपी ने बाद में इनसे किनारा कर लिया, उनको लगा कि इसके बिना भी जीत सकते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो ऐसे प्रचार हो रहा है जैसे इसी ने जिता दिया। लेकिन प्रशांत किशोर उसके बाद अपने उस पूरे इकोसिस्टम की मदद से माहौल बनाकर कि मैं ही सब कर रहा हूं, बीजेपी के विरोधियों से जुड़ते चले गए। 2015 में बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू के लिए सफल कैंपेन किया, लेकिन किस पार्टी के लिए किया? उस पार्टी के लिए किया जिसमें नीतीश कुमार ही सर्वे सर्वा है, जो बोल देंगे वही होगा। 2017 में पंजाब में कांग्रेस के लिए सफल कैंपेन किया। पंजाब में कांग्रेस तो थी, लेकिन वहां वही चलता था जो कैप्टन कहते थे। तो कैप्टन के लिए एक तरीके से काम किया, कांग्रेस के लिए सीधे सीधे नहीं किया। 2017 में यूपी में कांग्रेस के लिए कैंपेन किया तो नाकाम रहे। 2019 में आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस के लिए किया, वाईएसआर भी वही पार्टी कि एक ही आदमी चला रहा है। 2020 में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के लिए सफल कैंपेन किया, वहां भी अरविंद केजरीवाल की ही चलती है। 2021 में बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी के लिए सफल कैंपेन किया, वो भी एक वन मैन शो है वहां उस पार्टी में भी। वन मैन शो वाली पार्टी में चीजें अपने मन से करा लेना आसान है। प्रशांत किशोर सोच रहे थे कि कांग्रेस में भी वो कर लेंगे, वो वन मैन शो ना हो, वन परिवार शो भले हो, लेकिन वहां दिक्कतें 10 हैं। वहां गांधी परिवार के लिए कहा जाता है कि गांधी परिवार इसलिए इतने साल से है और कोई दूसरा नहीं आ पाता क्योंकि बाकी इतने वहां पर पुरोधा बैठे हैं अपने अपने हिसाब से कि दूसरा ना बन जाए, इसलिए इनको ही बना के रखो वाला हिसाब चलता है। और वहां भी एक दूसरे की काटने वाले बहुत बैठे हुए हैं। तो प्रशांत किशोर के लिए वो स्थिति नहीं थी जो बाकियों के लिए थी, मतलब बाकी पार्टियों के साथ उनके लिए थी। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को उन पार्टियों जैसा समझ लिया था जिन पार्टियों के वो चुनावी मैनेजर पिछले कुछ सालों में बने थे, लेकिन कांग्रेस अब भी उन पार्टियों से कहीं बड़ी है, ये भी याद रखिए। ममता बनर्जी भले सपना देख रही हूं देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचने का, लेकिन आप देखिए जो स्थिति है 2019 लोकसभा चुनाव, देखिए लोकसभा इलेक्शन, कांग्रेस को देश भर में कितने वोट मिले पता है? कांग्रेस को 12 करोड़ वोट मिले थे। और जिन छोटी छोटी पार्टियों को प्रशांत किशोर लेकर आ गए कि इनका यूपीए चेयरपर्सन बना दीजिए या इनके साथ गठबंधन कर लीजिए और फलाना ढिमकाना, उसमें मान लीजिए अभी तो खैर उन्होंने जेडीयू का नहीं कहा, लेकिन उन्होंने जेडीयू के लिए काम किया। जेडीयू को कितने वोट मिले थे? 89 लाख, 1 करोड़ वोट भी नहीं मिला। टीएमसी को कितना वोट मिला? 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ वोट। कांग्रेस से बहुत पीछे। वाईएसआर कांग्रेस, इसको लोकसभा चुनाव में कितना वोट मिला था? 1.5 करोड़। ये लोग कोई हैं कांग्रेस के सामने बताइए? और ये प्रशांत किशोर सोच रहे जैसे इनको कंट्रोल किया वैसे कांग्रेस को करेंगे। आम आदमी पार्टी को इनको 26 लाख वोट आया था। तो आप छोटी छोटी पार्टियों को कंट्रोल करें और सोचें कि फिर कांग्रेस के साथ भी वही बर्ताव कर देंगे, ये नहीं ना चलेगा। तो कांग्रेस पार्टी की अपनी परेशानियां हैं, वो उससे निकलना नहीं चाहते
उनको लगा प्रशांत किशोर को लाएंगे, प्रेजेंटेशन लेंगे, उसके बाद मामला खत्म, लगेगा कि हम कुछ कर रहे हैं। प्रशांत किशोर को भी लगा कि ट्राई मार लेते हैं, और अगर नहीं भी हुआ तो अगर दूसरा एक विकल्प बनने की बात हुई, जिसमें मान लीजिए ममता बनर्जी हो, शरद पवार हो और दूसरे हों, तो उस गठबंधन के लिए नीचे वोटर को एक मैसेज तो दिया जा सकता है कि कांग्रेस पर अपने वोट बर्बाद मत करो, ये लोग तो कुछ करना ही नहीं चाहते, ये गांधी परिवार के उससे बाहर ही नहीं आना चाहते हैं, इनको वोट दोगे तो नरेंद्र मोदी को नहीं रोक पाओगे, तो सारा वोट इधर शिफ्ट करो। सब अपना अपना फायदा देख रहे हैं, अपना अपना हिसाब देख रहे हैं। देश कहां है? पाठशाला में अब ट्विटर का चैप्टर, जिसे दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने खरीद लिया। लेकिन ट्विटर को एलन मस्क ने खरीदा या फिर चाइना ने? आज इसका चैप्टर खोलते हैं। एलन मस्क ने आखिरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को खरीद लिया। पहले जो बात लोगों को मजाक लग रही थी कि एलन मस्क ट्विटर के साथ खेल रहे हैं, मजे कर रहे हैं, लेकिन खेल खेल में एलन मस्क ने टेक इंडस्ट्री के इतिहास की तीसरी सबसे बड़ी बिजनेस डील करते हुए ट्विटर को खरीदा। मस्क ने ट्विटर को कितनी रकम में खरीदा यह भी जान लीजिए। $44 बिलियन में ट्विटर को खरीदा है, यानी लगभग 3,37,000 करोड़ रुपए में यह डील हुई है। वो ट्विटर वाली चिड़िया जो है वो 3,37,000 करोड़ की बिकी है। अब ट्विटर का मालिकाना हक एलन मस्क के पास आ गया है। इससे पहले ट्विटर में मस्क की हिस्सेदारी 9.2% थी। टेस्ला की ही तरह ट्विटर अब मस्क की प्राइवेट कंपनी बन गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को खरीदने के बाद एलन मस्क ने कुछ ट्वीट भी की, जिसके बारे में आपको बताते हैं। 25 अप्रैल रात 9:45 पर एलन मस्क ने ट्वीट किया और लिखा कि आई होप दैट इवन माई वर्स्ट क्रिटिक्स रिमेन ऑन ट्विटर बिकॉज दैट इज व्हाट फ्री स्पीच मीन्स। यानी मतलब जो मेरे सबसे बड़े आलोचक हैं वो भी ट्विटर पर रहे। एक आजाद स्पीच के लिए ये जरूरी होता है। ट्विटर के साथ डील फाइनल होने के बाद मस्क ने 26 अप्रैल रात 1:13 पर ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने फ्री स्पीच यानी अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर एक पोस्ट शेयर किया। एलन मस्क के ट्विटर खरीदने की चर्चा तो पूरी दुनिया में हो रही है और यह टेक इंडस्ट्री की तीसरी सबसे बड़ी डील भी है। लेकिन टॉप 3 डील्स हैं कौन, वो भी एक बार जान लीजिए। फिर चाइना ने ट्विटर को कैसे खरीदा, ये क्यों कह रहा था, वो बताऊंगा। 2022 में माइक्रोसॉफ्ट एक्टिविजन ब्लिज़ार्ड डील ये हुई थी, जो कि बहुत बड़ी डील थी। माइक्रोसॉफ्ट ने गेमिंग कंपनी एक्टिविजन ब्लिज़ार्ड को खरीद लिया था 68.7 बिलियन डॉलर, यानी 5,14,000 करोड़ रुपए में डील हुई। कैंडी क्रश, वॉरक्राफ्ट जैसे गेम एक्टिविजन ब्लिज़ार्ड बनाती है, वो कैंडी क्रश खेलते हैं ना, उसको खरीद लिया था। 2016 में डेल और ईएमसी डील हुई थी। डेल ने $67 बिलियन में ईएमसी कॉर्पोरेशन को खरीदा था। यह डील करीब 5,12,000 करोड़ रुपए में हुई। डेटा सेंटर स्टोरेज और इंफॉर्मेशन कंपनी थी ईएमसी कॉर्पोरेशन। और नंबर 3 पर है अब एलन मस्क की डील, जो ट्विटर के साथ हुई है, $44 बिलियन यानी 3,37,000 करोड़ रुपए। ट्विटर सबसे पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसे एलन मस्क ने खरीदा है। एलन मस्क ने ट्विटर खरीदा और चर्चा शुरू हो गई कि इसके पीछे मस्क का मकसद क्या है। मस्क और ट्विटर की डील से चीन का फायदा होगा क्या, और क्या इसे चीन ने एक तरीके से खरीद लिया है, यह माना जाना चाहिए क्या? यह सवाल इसलिए क्योंकि दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस ने एक बड़ा पॉइंट उठाया। जेफ बेजोस ई कॉमर्स कंपनी अमेजन के संस्थापक हैं, वही अमेजन जिससे आप सामान ऑर्डर करते रहते हैं। बड़े आदमी हैं। इन्होंने कहा, इनसे एक शख्स ने सवाल पूछा था कि क्या मस्क के ट्विटर खरीदने से चीन को फायदा होगा। इसके जवाब में बेजोस ने लिखा कि दिलचस्प सवाल, क्या चीन की सरकार को कुछ फायदा मिल गया है? जेफ बेजोस ने चीन में एलन मस्क के भारी भरकम निवेश और चीन पर निर्भरता की तरफ इशारा करते हुए यह सवाल खड़ा किया। दरअसल एलन मस्क के लिए चीन अब जरूरत से ज्यादा मजबूरी बन चुका है। चीन में एलन मस्क के निवेश के बारे में भी आपको बता देता हूं। एलन मस्क की टेस्ला पहली विदेशी कार कंपनी है जिसे चीन ने अपने यहां पूरी तरह से खुद का प्लांट लगाने की अनुमति दी। टेस्ला से पहले जनरल मोटर्स, फॉक्सवैगन, फोर्ड, टोयोटा जैसी विदेशी कंपनियों को चाइनीज कंपनियों के साथ पार्टनरशिप में प्लांट लगाना पड़ा था। यानी टेस्ला इकलौती ऐसी कंपनी है जिसको चीन ने कहा कि तुम अपना लगा लो बिना पार्टनरशिप के भी। चीन के शंघाई में एलन मस्क की टेस्ला ने अपना प्लांट लगाने के लिए
चीन के ही बैंकों से 1.3 बिलियन डॉलर यानी करीब 10,000 करोड़ रुपए का लोन लिया है। मई 2018 में शंघाई में टेस्ला का प्लांट बनाया गया था, जिसमें 38,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ था और इस प्लांट से सालाना 6 लाख इलेक्ट्रिक कार बनती है। 2021 में टेस्ला की सबसे ज्यादा गाड़ियां चीन में ही बनी और टेस्ला की गाड़ियों की दूसरी सबसे ज्यादा बिक्री भी चीन में ही हुई। 2021 में टेस्ला ने दुनिया में 9,36,000 कार बेची थी। इनमें से आधी गाड़ियां शंघाई प्लांट में बनी। 2021 में टेस्ला को चीन से 1 लाख करोड़ से ज्यादा की कमाई हुई। टेस्ला शंघाई में दूसरा प्लांट खोलने जा रही है, जिससे इलेक्ट्रिक गाड़ियों का प्रोडक्शन बढ़ेगा। सालाना 20 लाख इलेक्ट्रिक कार बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आज पूरे चीन में टेस्ला इलेक्ट्रिक कार के 33 से ज्यादा स्टोर हैं, जहां से लाखों गाड़ियां बिकती हैं। इसके अलावा जापान, जर्मनी समेत एशिया और यूरोप के कई देशों में शंघाई प्लांट की कार बेची जाती है। कमाई के लिहाज से चीन टेस्ला का दूसरा सबसे बड़ा सोर्स है। अब ऐसे में जब टेस्ला की इतनी निर्भरता है चीन के ऊपर, तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ये एलन मस्क ने ट्विटर खरीदा या चीन ने खरीद लिया? क्योंकि एलन मस्क भी कभी चीन के खिलाफ नहीं बोलते। इतनी फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे थे। चीन में तो ट्विटर ही बैन है, वहां तो बोलने की आजादी वैसी नहीं है, लेकिन उसके खिलाफ कभी नहीं बोलते। तो क्या चीन अब एलन मस्क के जरिए ट्विटर को अपने कब्जे में रखने की कोशिश करेगा? एलन मस्क ने चीन में इतना निवेश किया है क्योंकि चीन में मस्क को उनके हिसाब से सारी सुविधाएं मिल रही हैं। इलेक्ट्रिक कार के लिए जरूरी पार्ट्स भी चीन से मिलते हैं। लागत कम है, इसलिए टेस्ला ने केवल चीन में निवेश कर रहे हैं, बल्कि चीन की तारीफ भी करते रहते हैं एलन मस्क। सितंबर 2021 में मस्क ने कहा था कि मेरा मानना है कि चीन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री समेत कई इंडस्ट्रीज में नई डिजिटल तकनीकों को लागू करने के लिए काफी संसाधन और प्रयास कर रहा है। इससे चीन डिजिटलाइजेशन में ग्लोबल लीडर बन रहा है। टेस्ला चीन में निवेश और रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ाता रहेगा। एलन मस्क जिस तरह से चीन की तारीफ करते हैं ना, भाई किसी का इतना पैसा लगा रहेगा और इतनी कमाई होगी, और चीन कोई डेमोक्रेटिक कंट्री तो है नहीं हमारे जैसा कि भाई सबको बोलने दो और चलने दो। हमारे यहां तो लोगों को दिक्कत हो जाती है, चीन में बोल के देखें तो भाई उनको तो करना पड़ेगा। अब सवाल इसी से खड़े हो रहे हैं कि क्या ट्विटर पर एलन मस्क का कंट्रोल होगा या चीन के लिए फायदे का सौदा है? एलन मस्क जिस तरह से चीन की सरकार के नियमों का पालन करने के लिए तैयार रहते हैं, उस तरह से वो अमेरिका में नहीं करते। चीन की तारीफ तो एलन मस्क कई बार कर चुके, लेकिन फ्री स्पीच की तरफदारी करने वाले मस्क चीन से जुड़े मानवाधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी वाले मुद्दों पर दोहरा रवैया रखते हैं। एलन मस्क ने अमेरिका में कोविड लॉकडाउन का विरोध किया था, यूएसए में लॉकडाउन को फांसीवादी बता दिया था। चीन की जीरो कोविड पॉलिसी पर मस्क खामोश रहते हैं। मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी अभी, चीन में कैसे लोगों को पकड़कर घसीट कर ले जाया जा रहा है, उस पर एलन मस्क नहीं बोलते। चीन में सख्त लॉकडाउन पर कुछ नहीं बोलते। मस्क अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, चीन के उइगर मुसलमानों पर कुछ नहीं बोलते। इसी साल चीन के शिनजियांग प्रांत में टेस्ला ने शोरूम शुरू किया। जिस शिनजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों पर अत्याचार होता है, उस पर एलन मस्क कुछ नहीं बोलते। एलन मस्क टेस्ला इलेक्ट्रिक कार को भारत में भी बेचना चाहते हैं। इसके लिए वो काफी समय से कोशिश भी कर रहे हैं। भारत भी टेस्ला का स्वागत करने के लिए तैयार है, लेकिन दिक्कत यह है कि मस्क चीन में बनी कार को भारत में बेचना चाहते हैं। भारत में यह चलेगा नहीं। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी मस्क को साफ साफ संदेश दे दिया कि यहां बेचना है बेचिए, लेकिन बनाना भी यहीं पड़ेगा। सुनिए। If the Elon Musk is ready to manufacture a Tesla in India, there is no problem. We have got the all competency, the vendors are available. We have got the all type of technology, and because of that, he can reduce the cost. But our request to him is that you come to India, start manufacturing here. India is a huge market. The export availability, everything, ports are available. They can make their export from India. And he is welcome. He is welcome in India. We don't have any problem. But suppose you want to manufacture in China and sell in India, it cannot be a good proposition for India. Our request to him is come to India and manufacture here. तो नितिन गडकरी और ये मौजूदा सरकार बड़े क्लियर हैं। आपको जो मदद चाहिए देंगे, लेकिन बनाइए इंडिया में।
चीन में बना के यहां भाई एलन मस्क जो हैं उनकी फैन फॉलोइंग यहां इंडिया में भी है और सबको वो पसंद भी है। अब कुछ लोगों को नहीं भी पसंद आएंगे, लेकिन प्रश्न एक बड़ा वाजिब सा उठ रहा है कि भाई एलन मस्क का चूंकि इतना पैसा चीन में लगा हुआ है और वो पहले चीन के खिलाफ नहीं बोलते रहे हैं और वहां पर इतना पैसा कमाते हैं, तो कहीं ऐसी बात तो नहीं होगी कि ट्विटर वाली चिड़िया जो है वो ट्विटर वाली चिड़िया से ट्विटर वाला तोता बन जाए और वही बोले जो चीन सिखाए। बस इसको लेकर चिंता है लोगों की और वो वक्त आने पर पता ही चल जाएगा क्या हो। उम्मीद कीजिए कि भविष्य में न बोलना पड़े ट्विटर को देखकर कि गजबे है, लेकिन पाठशाला में अब गजबे है का चैप्टर। पाठशाला की शुरुआत में आपको बताया था कि एक ऐसे देश के बारे में आपको बताऊंगा जहां लोगों को पिंजड़े में कैद कर दिया गया है। फ्री स्पीच, लोगों के अधिकार की बातें हो रही हैं, तो आपको इस देश के बारे में भी जानना चाहिए कि कैसे यहां लोगों के जीने के अधिकार पर ग्रहण लग रहा है। यह देश है चीन, अभी बात ही कर रहे थे हम लोग, जहां कोविड वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और उसी के साथ बढ़ रही है चीन की कोविड मैनेजमेंट का अत्याचार। चीन में कोविड को रोकने के लिए जीरो कोविड पॉलिसी अपनाई जा रही है। शंघाई में कोविड महामारी विकराल हो गई है। इसे रोकने के लिए अब लोगों को घरों में कैद कर दिया गया है। शंघाई में लोगों के घरों के बाहर मेटल केज बनाए जा रहे हैं, मतलब पिंजड़े जैसा बना दिया है। लोहे की दीवारें खड़ी कर दी गई हैं जिससे लोग अपने घरों से बाहर ही नहीं निकल पाए। अगर गलती से कोई बाहर निकला तो उसको बुरी तरह से पीटा जाता है। मतलब ये नहीं कि अच्छा चोरी छुपे निकल जाते हैं, निकलिएगा तो सूत दिए जाइएगा। शंघाई में कोरोना मरीजों के साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है वो आपको दिखाता हूं। घरों के बाहर लोहे की बाउंड्री बनी हुई है, इससे लोग नाराज भी हैं। स्वास्थ्यकर्मी हर घर के बाहर जाकर देखते भी हैं कि कोई बाहर निकलने की कोशिश तो नहीं कर रहा। इस कारण लोगों के साथ बहस भी होती है। शंघाई में पहले सख्त लॉकडाउन लगाया गया था, अब लोगों को घरों में कैद कर दिया गया है जिससे जनता का गुस्सा फूट रहा है। अब लोग खुलकर इन पिंजरों का विरोध कर रहे हैं और इन्हें तोड़ भी रहे हैं। शंघाई में हालात कितने बुरे हैं इसकी एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। कोविड कंट्रोल करने के लिए पूरे शंघाई का कोविड टेस्ट किया जा रहा है। इसके लिए स्वास्थ्यकर्मी जबरन लोगों के घरों में घुस जाते हैं, जबरन सैंपल ले लेते हैं और मना करने और विरोध करने पर उनकी बुरी तरह से पिटाई करते हैं। ये उसकी तस्वीर है, ये फुल फ्रेम जरा तस्वीर देखिए। जबरन टेस्ट सैंपल लेने घुसे हैं, भाई मना कर रहा है तो उसको वहीं ठोक रहे हैं। मतलब कोरोना मरे ना मरे, भाई पिटाई खा के मर जाएगा, ऐसी हालत हो रही है। ये है चीन। शंघाई में सख्त लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए सेना की भी मदद ली जा रही है। शंघाई की सड़कों पर रात में चीन की फौज की बख्तरबंद गाड़ियां पेट्रोलिंग करती हैं। शंघाई की 2.5 करोड़ से ज्यादा की आबादी चाइनीज गवर्नमेंट के इस अत्याचार को झेलने के लिए मजबूर है। अब ऐसे में सवाल तो ये मन में उठेगा ही कि ये कौन सा तरीका है भाई, और इसको देखकर कम से कम खुश होइए आप भारत में। पाठशाला में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी रात 8:55 पर। नमस्कार।